वहीं आपको बता दें, सुप्रीम लीडर मुश्तबा घायल है या घातक, ये सिर्फ ईरान जानता है। वहीं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद को घातक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के एक आदेश ने खलबली मचा दी है। ट्रंप ने इस बार बेबाक तरीके से हॉर्मुज को दहलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि नए महायुद्ध के भड़कने की आशंका प्रबल हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है, तो ईरान लगातार इस रणनीतिक जलमार्ग में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर सके और अमेरिका पर दबदबा बना सके। ईरान की छोटी और तेज रफ्तार बोट्स इस काम में लगी हुई हैं और अब यही नावें अमेरिका के निशाने पर हैं। अमेरिकी नौसेना इन नावों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात अपने काबू में करने के लिए ट्रंप ने अपनी नौसेना को आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की माइंस बिछाने वाली नावों को शूट किया जाए। ट्रंप ने हॉर्मुज में ईरानी नावों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। तो साथ ही ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका के जहाज पूरी तरह से लॉक और लोडेड है और हॉर्मुज में किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार है। तो तैयारी है ये एक तरह से ईरान की। वहीं दूसरी तरफ यूएस भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है वार करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी यूएस ईरान के बीच। ये बड़ी खबर आ रही है यूएस ईरान से जुड़ी हुई कि दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी हो रही है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हैं इस्लामाबाद। अरागची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है ईरानी डेलीगेशन। तो विदेश मंत्री अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्माइल बकाई भी इस्लामाबाद आए हैं। तो देखिए, दूसरे दौर की वार्ता को लेकर जो बातें चल रही थी, ऐसे में बड़ी खबर है कि यहाँ पर अरागची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक के लिए ये पूरी तैयारी है, कवायद है। लेकिन क्या ये दूसरी शांति वार्ता सफल होगी, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बयानबाजी ट्रंप की तरफ से सामने आई, ईरान की तैयारियां दिख रही हैं, हॉर्मुज को लेकर बड़े सवाल पैदा कर रही हैं। क्या वाकई दूसरे दौर की शांति वार्ता शांतिपूर्ण निपटेगी या इस बार भी वैसे ही होगा जैसे हमने पहले दौर की वार्ता के दौरान देखा था? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। मेरे सहयोगी विकास सबरोल भी जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। तो हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ रितेंद्र माथुर जी और मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम विकास सबरोल का। विकास, दूसरे दौर की वार्ता का आज जिस तरह से पूरी तरीके से तैयारी दिख रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस्लामाबाद भी पहुंचे हैं, अब्बास अरागची भी पहुंच गए हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, कुछ उम्मीदें लग रही हैं शांति वार्ता को लेकर? देखिए, जिस तरह से अभी हालात बने हैं, दबे स्वर में सही बात कही है, दोनों तरफ से यूएस ईरान पर से शांति की पहल तो करना चाहते हैं, लेकिन ओपनली को ये बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर जो भी कहता है कि हम शांति के लिए तैयार है, हम वार्ता के लिए तैयार है इन कंडीशंस पे, तो कहीं ना कहीं उसका दबदबा कम होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल से बात लगातार चल रही है, लेकिन पेज जो है वो दो जगह आके ही फंस रहा है, एक हॉर्मुज और एक यूरेनियम के इनरिचमेंट पे, जिसे समर्थन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक बातचीत होनी बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी जो पहुंचे हैं ईरान के, वो फिलहाल अभी पाकिस्तान के डेलीगेशन से बात करेंगे, उनके साथ बैठ के मीटिंग होगी कि किस तरह से शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद ये अमेरिका से बात होगी। लेकिन फिलहाल साफ साफ तो ईरान की तरफ से मैसेज तो दे दिया गया है कि अगर यूएस युद्ध चाहता तो युद्ध करेंगे, अगर शांति वार्ता चाहता तो शांति वार्ता करेंगे, लेकिन कंडीशंस पे दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। आपस में बिल्कुल, और ऐसी शर्तें हैं जहां पर संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं दोनों देशों के बीच कोई सहमति बन जाए। लेकिन यहाँ पर आशीष जी, ये भी नहीं दिखाना है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। शायद यही वजह है, बड़े बड़े बयान सामने आते हैं और ऐसे में सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक के लिए भी दोनों देश आमने सामने बैठने को तैयार है। क्या कुछ मायने निकाले जाए जब लग रहा है कि बातचीत बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, पहले ही ऐसे बयान सामने आए हैं? तो ये क्या सिर्फ लोगों के लिए, विश्व के लिए एक दिखावा भर है कि देखिए हम शांति तो चाहते हैं लेकिन शर्तें हमारी माननी होगी, और दोनों पक्षों की तरफ से ये हालात बने हुए हैं? जी गीतू, ये दिखावा सिर्फ लोगों के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी, मतलब ईरान अमेरिका को भी कुछ मैसेज देना चाह रहा है।
अभी सबसे बड़ा चैलेंज ईरान की तरफ से देखें तो ये है कि उन्होंने एक ही फर्म डिमांड रखी है शांति वार्ता पे वापस लौटने की, और वो डिमांड है कि अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हॉर्मुज स्ट्रेट का खत्म किया जाए जी। और इसके लिए अमेरिका ने भी ब्लैक एंड व्हाइट में बताया है कि हम ये ब्लॉकेड खत्म नहीं करेंगे जब तक शांति वार्ता सफल नहीं होगी, क्योंकि उनको तो ये दिख रहा है कि ये बहुत सक्सेसफुल इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल, उनकी इमेजिनेशन से ज्यादा शायद उन्होंने कमर तोड़ रखी है इकोनॉमी की ईरान की सिर्फ इस ब्लॉकेड से। तो ईरान के लिए ये एक कैच 22 है, वो बात करना चाहते भी हैं, लेकिन बात करने की जो एकमात्र आज की तारीख में अगर बात करें तो एकमात्र कंडीशन थी कि ब्लॉकेज खत्म किया जाए, और वो नहीं कर रहा अमेरिका। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से दो क्वेरीज हैं, एक किससे बात करनी है, पहली बात कि किससे बात करनी है, और दूसरी बात कि ब्लॉकेट तभी खत्म करेंगे जब ये लोग शांति वार्ता को सक्सेसफुल कर लेंगे, मतलब ना सिर्फ बात शुरू करेंगे, सक्सेसफुल। तो उसके लिए वो एक जॉइंट प्लान मांग रहे हैं ईरान की तरफ से, कंसोलिडेटेड आप एक कंसोलिडेटेड प्रपोजल बताइए कि आपकी तरफ से टोटल डिमांड्स क्या हैं। तो अमेरिका ज्यादा फ्लेक्सिबल दिख रहा है इस स्टेज पे वार्ता करने के लिए, लेकिन ईरान की कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डिफिकल्टी है। इसी वजह से ईरान ने बहुत क्लेवरली एक ट्रैवल प्लान बनाया है अब्बासी साहब का कि वो इस्लामाबाद, ओमान और मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने ये बोला ही नहीं है कि वो वार्ता के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं अमेरिका के साथ। तो जैसा कि कल आपके चैनल पे बात हो रही थी 10 सेकंड्स कि हो सकता है कि ये अपना कुछ कंसोलिडेटेड जॉइंट प्लान पाकिस्तान के हवाले करके चले जाए, और उसके बाद जब अमेरिकन टीम विदाउट द वाइस प्रेसिडेंट आएगी तो पाकिस्तान उनसे नेगोशिएट करके तब अगला स्टेप डिसाइड करेगा। जी की तो बिल्कुल सर, आपसे समझना चाहेंगे ये क्या तरीका है बातचीत करने का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आ चुका है। नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी, अरागची कह रहे हैं। धमकी दबाव में वार्ता नहीं होगी, अरागची की तरफ से साफ कह दिया गया है। जब नाकाबंदी हटेगी उसके बाद ही किसी तरह की बातचीत हो सकती है। धमकी और दबाव में ये बातचीत, ये वार्ता नहीं हो सकती है। अरागची ने बहुत ही साफ शब्दों में ये बयान दे दिया है कि ऐसी उम्मीद ना की जाए कि नाकाबंदी नहीं हटाई जा रही है और उसके बाद हम वार्ता करेंगे। धमकी दबाव नहीं होना चाहिए और उसके बाद ही वार्ता संभव हो सकती है। तो यहाँ पर जिस तरह से देखिए साहिद सर भी कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, यानी कि ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो शांति वार्ता के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले साहिद सर एक बार फिर से आपसे समझने की हम कोशिश करते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक विजिट है, ये सिर्फ एक टूर है, ये हम कह सकते हैं कि इसमें शांति बातचीत को लेकर जो ईरान है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ा आज की तारीख में पिछले 12-24 घंटों से अमेरिका एक स्टैंड बाय मोड में है। एयरफोर्स 2 जो उनके वाइस प्रेसिडेंट का जहाज है वो रेडीनेस में रेडी खड़ा है जी। ये कुशनर एंड विटकॉफ रेडी हैं, लेकिन हर कुछ घंटों पे वो रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार सा लगेगा अगर अमेरिका की टीम आ जाती है और तब ईरान मना कर दे। तो इसीलिए वो वहां अमेरिका से अभी तक चली ही नहीं है। पिछले कुछ घंटों से हम लगातार मैप कर रहे हैं कि रेडी हैं जी। तो यानी कि ये माना जाए साहिद सर कि ये जो डिले है अमेरिका की तरफ से ये भी जानबूझकर किया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से रणनीति तैयार है दोनों देशों की तरफ से। ऐसे में रितेंद्र माथुर जी क्या लग रहा है, फिलहाल हालात कैसे लग रहे हैं कि किसी भी तरह की शांति वार्ता हो सकती है? पाकिस्तान की जो भूमिका की बात कही जा रही है, जैसे कि साहिद सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ कहकर यहाँ पर अरागची जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है पाकिस्तान एज इट इज वो जो बातें हैं अमेरिका के सामने रखेगा या फिर से यहाँ पर डबल गेम खेलता हुआ नजर आएगा? ये सही बात है, क्या है कि पाकिस्तान जितनी लड़ाई ये लंबी चलेगी पाकिस्तान को उतनी कमाई होगी। तो पाकिस्तान अपनी कमाई को ज्यादा ध्यान में रख रहा है, और बाकी जो लड़ाई चल रही है तो चलती रहना, तो उससे कोई इसका ज्यादा संबंध नहीं है। और अब जो ईरान है, ईरान चाहता है कि लड़ाई खत्म हो, तो जो उसके साथ आर्थिक नाकेबंदी उसकी बहुत भयंकर है और इस समय कमर टूट रही है अंदर से उनकी। तो वो चाहते हैं कि इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालें। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव ये रखा है कि हम हार्मोस खाली करो। तो हार्मोस में खाली जो करना है वो माइंस जो बिछी है वो तो ईरान के ली हुई माइंस है, तो ईरान को खाली करना है, अमेरिका खाली नहीं करना। अमेरिका तो खाली घेराबंदी करके बैठा है वहां पे, पर जो उसकी जो माइंस हैं, वो जो शिप्स हैं, उनके जो छोटी छोटी बोट्स दिखाई जा रही हैं, वो सब ईरान की हैं। तो ईरान को वहाँ उसको आगे एक एक्शन लेना चाहिए कि मेरे को अपने आप को बैक ट्रैक करना चाहिए। और दूसरा कैसा है कि वो ईरान की सरकार चाहती होगी करना, पर वहाँ पे जो IRGC नाम का जो आतंकवादी संगठन है वो इन्हें काम नहीं करने दे रहा। फिर भी अभी भारत का इसमें कुछ भूमिका रही है। भारत के कुछ अभी जो हमारा शिप पकड़ा गया था, जो मर्चेंट शिप था हमारा, जिसको फायरिंग की गई थी,
उसके बाद भारत सरकार ने ईरान के लोगों से बातचीत की है और उस बातचीत में ये रास्ता निकाला गया है कि आपके कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट है, जो उनका कहना ये था कि हमने तो आदेश दिए हुए थे, तो हमारे भारत के शिप पर क्यों हमला किया गया, तो IRGC ने हमला कर रहा है क्यों, और इसको करवाने के पीछे कौन है, ये भी एक सोचने की बात है कि आखिर IRGC को प्रोवोक कौन कर रहा है सब चीजों को। तो प्रोवोकेटर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान उनको प्रोवोक करता है IRGC को कि तुम हिंदुस्तान पे हमला करो या कुछ नहीं होगा, इनसे लड़ जाओ। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए माथुर सर, ये बात जो है ईरान भी समझता है, 2 बार ये बयान सामने आ चुके, डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है। आपसे चर्चा जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसको अपने दर्शकों को बता दें। शांति वार्ता के बीच अरागची ने पोस्ट किया है, 3 देशों की यात्रा पर निकल रहा हूँ, इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को जा रहा हूँ। अरागची अब ये पोस्ट के जरिए बता रहे हैं कि 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को की यात्रा का जिक्र अरागची ने किया पोस्ट के जरिए। शांति वार्ता के बीच ये जो पोस्ट है ये बहुत मायने रखती है। तो देखिए, इसमें 3 देशों की यात्रा का जिक्र अरागची कर रहे हैं। इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को के बारे में बता रहे हैं कि इन 3 देशों की यात्रा पर वो निकल रहे हैं और बहुत ही साफ शब्दों में हम ये जो ट्वीट है, एक्स पर पोस्ट है, वो देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और मायने भी समझ सकते हैं। माथुर सर देखिए, जिस तरह से 3 देशों की यात्रा का जिक्र किया है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है शांति वार्ता पर जा रहे हैं। दूसरा, ये अरागची कह रहे हैं धमकी में और दबाव में किसी तरह की बातचीत वार्ता नहीं हो सकती है। तो ऐसे में जहां ना अमेरिका झुकेगा ना ईरान झुकने को तैयार होगा, बातचीत कभी भी किसी लेवल पर शुरू कैसे होगी? ऐसा है कि हम लोग उनके बयानों पे ध्यान दे रहे हैं, बयान तो ऐसे ही आएंगे, लड़ाई के समय है, सब कहेंगे हाँ तेरे को मार दूंगा, तुम मेरे को मार देना, वो इधर से बोलेगा, वो इधर से बोलेगा। पर ऐसा है कि अंदर से दोनों शांति चाहते हैं, ये मत समझिए कि शांति नहीं चाहते, क्योंकि दोनों की हालत ऐसी है कि ये ज्यादा दिन ये अमेरिका वहां रुक नहीं सकता, इसको भी तकलीफ हो रही है। और रोज अब दुनिया के इंटरनेशनल प्रेस उन पे दबाव बना रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर के इतने सारे युद्ध चले, वो कितने समय तक चले, उसका पूरा विवरण देना पड़ा है कि 3 साल तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, 1 साल तक वो चला, 19 साल हम लोग जो है वियतनाम में फंसे रहे, 8 साल तक हम लोग इराक में रहे, ऐसे सब पूरी हिस्ट्री उन्होंने पूरी दुनिया भर की क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री दी है। मतलब आप हम पे दबाव मत डालो कि हम जल्दी युद्ध खत्म करेंगे, यहाँ से निकलें, तो अपनी साख बचाने की कोशिश है। दूसरा, अंदर से वो भी चर्चा चाहते हैं, अमेरिका भी चर्चा चाहता है, ऐसा नहीं है, और ईरान तो चाहता ही चाहता है, क्योंकि इस समय ईरान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो चर्चा कर रहा है। और वो वार्ता के लिए क्यों जा रहा है? कतर जा रहा है, ये बात सही है, कतर जा रहा है। अब बात निकल के आती है कि पाकिस्तान को बीच में डाल के जो अमेरिका ने गलती करी अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए, वो कतर जैसे देश को बीच में डालता या सऊदी अरेबिया को बीच में डालता, तो चर्चा कुछ अच्छे ढंग से हो सकती थी, कोई कॉन्क्रीट रिलेशन निर्णय निकलता। पर अब ये पाकिस्तान बीच में डाला, पाकिस्तान तो डबल गेमर लोग हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि हमको इसी तरह पैसा मिलता रहे। अब जितनी लड़ाई चलेगी, हम अमेरिका को बेवकूफ बना के पैसे लेते रहेंगे, डॉलर लेते रहेंगे, वहां से हमारा खर्चा चलता रहेगा। यहाँ ये गड़बड़ हुई है। और एक जो है अफगानिस्तान के साथ इनके रिलेशन खराब है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन खराब है, और तालिबान के साथ बीच में भी इतनी झड़प हुई थी, तो इन्होंने उनको भाग के जाना पड़ा सऊदी अरब और कतर के पास ही। तो कतर ने और सऊदी अरेबिया ने इनके बीच में शांति समझौता कराया, जबकि इनकी सऊदी अरेबिया के साथ एक संधि है पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान पे कोई भी देश हमला करेगा तो अब सऊदी अरेबिया समझेगा मुझ पे हमला हुआ है, ऐसा इनकी संधि है। उस संधि का कोई उपयोग नहीं हुआ, जबकि अफगानियों ने जब उन पे हमला किया तालिबानियों ने, तो वहां से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला सऊदी अरेबिया से, खाली शांति वार्ता करा के उन्होंने बोला ठीक है बैठ के इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये सब पोजीशंस बाहर आ रही है, और ऐसे में इन्होंने जो अमेरिका ने किसी अपने दूसरे स्वार्थ के वशीभूत इसको बीच में डाल दिया पाकिस्तान को। ये डबल ट्रिपल क्रॉस कंट्री है, और यहाँ सिर्फ उनका एक ही एम है, किसी तरह पैसा इकट्ठा करो और लड़ाई चलने तो दुनिया लड़ती रहेगी, हम दुनिया को लड़ा के अपना पैसा कमाते रहेंगे, इसके अलावा इनका वो नहीं। दूसरा एक गड़बड़ और कर रहे हैं ये लोग। अभी एक ऑपरेशन, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उस समय जो गड़बड़ हुई थी कश्मीर में, तो अभी उसकी भर्ती होने वाली है, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा। ये 800-900 के आसपास इनके पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान को सर भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है, और यहाँ पर तो किस तरह से वो अपनी बातों को आगे रखेगा और अपने देश का हित सोचेगा, ये सर्वोपरि है उसके लिए। क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, उसे तो एक तरह से ये लगे कि तुरुप का इक्का मिल चुका है। जो ये वार्ता की बात चल रही है, इस्लामाबाद को इतनी इंपॉर्टेंस या पाकिस्तान को जो इतनी महत्वपूर्णता दी जा रही है, तो ये पाकिस्तान अपने हित में ही इस्तेमाल करेगा। मनोज जी, तो क्या माना जाए अगर यहाँ पर पाकिस्तान
का जो रोल है वो सभी को पता है, किस तरह से पाकिस्तान की सोच है, किस तरीके से वो सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है। दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व की इस वक्त चरमराई हुई है, तेल के दाम बढ़े हुए हैं, फ्यूल प्राइसेस जिस तरह से हाइक कर रहे हैं, वाकई अब एक निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या कुछ रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर दोनों देश, अमेरिका और ईरान की बात हम करते हैं, जिद पर अड़े रहेंगे ब्लॉकेड को लेके, हॉर्मुज को लेके, तो रास्ता तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिस तरह से वार्ता, हालांकि ये शुरू होगी या नहीं होगी अभी तक क्लियर नहीं है, कि जिस तरह से ईरान बोल रहा है कि जब तक एक आप शांतिपूर्वक माहौल आप नहीं बनाएंगे, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान में शांति, वहाँ पे सीज फायर हो चुका है, तब पर भी वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल और अभी भी जो है वहाँ पे साउथ लेबनान में अभी भी हमला कर रहा है। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का मुझे लगता है कि प्रेशर रहा होगा ईरान पे कि आप आइए और फिर से जो है शुरू जो है टॉक कीजिए। हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे कि चूंकि फ्राइडे आने वाला है और अमेरिका जो है किसी न किसी रूप से कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगा जो कि विश्व बाजार के लिए एक अच्छा संकेत जाएगा, और ऑयल प्राइस में हो सकता है कि थोड़ा कमी आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अमेरिका के टैक्टिक्स नॉर्मली रहा है, खास करके ट्रम्प का, कि वर्ल्ड मार्केट को किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाए। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास डेवलपमेंट मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो है दोनों, अमेरिका और ईरान, दोनों का स्टैंड जो है अभी सेम ही रहा है जो पहले रहा था। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो ईरान के विदेश मंत्री गए हैं, एक लीडरशिप क्राइसिस जो है ईरान में ज़रूर है, कि कभी स्पीकर ईरान के का स्टेटमेंट आता है, कभी विदेश मंत्रालय का आता है, तो मुझे कभी राष्ट्रपति का वहाँ पे आता है, और IRGC के मुझे लग रहा है कि बहुत ही दबाव है वहाँ की लीडरशिप पे, इसलिए कोई कंक्रीट जो है स्टेटमेंट जो है ईरान से नहीं आ पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माहौल जो है बन सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से समहाउ जो है पाकिस्तान जो है परसुएट कर पाया ईरान को कि आप आइए और वार्ता करना हो या नहीं हो, लेकिन आप जो है ईरान पाकिस्तान आइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी जो है ट्रम्प को एक मौका मिल गया, और उन्होंने अपना जो है दूत को पाकिस्तान भेज रहा है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो है हम सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हम करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे दूत जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्व मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और अपने जो बिल्कुल, लोग हैं यानी किसी तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो थोड़ा बेहतर हो, इस तरह की खबरें जब सामने आएगी कि बातचीत चल रही है, बातचीत हो सकती है, विजिट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो लोगों को तो यही लगेगा कि हाँ, कुछ एक परसेंटेज इस बात की भी नजर में आ रही है कि दोनों देशों के बीच एक अच्छी वार्ता हो सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान आया है। विटकॉफ, कुशनर जाएंगे इस्लामाबाद, लेविट कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ईरानी डेलीगेशन से वार्ता होगी, लेविट की तरफ से बयान, आमने सामने की वार्ता का अनुरोध किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जा सकते हैं, लेविट की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, जिसमें कि एक तरह से ये खबर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने वाली हो सकती है कि विटकॉफ, कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे, ईरानी डेलीगेशन से वार्ता होगी, आमने सामने की वार्ता का अनुरोध किया गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जा सकते हैं, लेविट ये बयान दे रही हैं, और सीधे तौर पर उनका ये बयान अपने आप में बहुत खास हो जाता है। ऐसे में जब उम्मीद लग रही थी कि दोनों देशों की वार्ता शायद नहीं हो पाएगी, दोनों अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं। विकास सबरोल का रुख कर लेते हैं। विकास, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज भी है, और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट की बात हम करें तो उसे उठाने के लिए इस तरह की खबरें बेहद जरूरी भी होती हैं, लेकिन जो बाकी बयान सामने आ रहे हैं अरागची के, और दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ दौरे पे जा रहा हूँ इस्लामाबाद के, तो ये भी ये बता रहा है कि बातचीत के लिए कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ माहौल बनाने की एक तैयारी है ये अमेरिका की तरफ से। देखिए, ये एक तरह से देखा जाए तो पासिंग बाय पास की गेम खेली जा रही है, मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं, लेकिन शांति वार्ता कहीं टेबल पर दिख नहीं रही। देखिए, अभी ईरान के जो डेलीगेशन है पाकिस्तान में, वहां से बात करके कतर निकल जाएंगे, फिर मॉस्को निकल जाएंगे, अमेरिकन डेलीगेशन आएंगे, फिर वो पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान की जो पोस्टमैन की भूमिका है वो वैसे ही संदेहास्पद रही है हमेशा, उसको लोग हमेशा शक की नजर देखते हैं, क्योंकि उसने हमेशा अपना फायदा देखा है। ऐसे में जब तक दोनों आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक बातचीत का कोई औचित्य नहीं रहता।
अगर आप सिर्फ मैसेज पासिंग बाय पास खेल रहे हैं तो वो तो सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए जरूर एक ये दिखाया जा रहा है कि हम दोनों शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन शांति वार्ता हो कहाँ रही है। पाकिस्तान एक उन्होंने मीडियम बनाया था, लेकिन पाकिस्तान में दोनों देश बैठेंगे नहीं तो शांति वार्ता कैसे हो। एक तो सिर्फ एक अपनी जो कंडीशन है वो बताई जा रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वही मैसेज दूसरी कंट्री को जो है वो दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के अमेरिकन पपेट है वो ज्यादा अमेरिका की तरफ झुकाव रखेगा। बिल्कुल, अमेरिका का पपेट है नहीं है, पाकिस्तान ज्यादा और जिस भरोसा पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि ईरानी डेलीगेशन से वार्ता होगी, आमने सामने की वार्ता का अनुरोध भी किया है। अनुरोध शब्द का इस्तेमाल साइस है, तो एक तरह से जो इमेज है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कहीं धूमिल ना हो जाए अमेरिका की, उसे बचाते हुए लेविट यहाँ पर दिख रही हैं। हाँ गीतू, उन्होंने जो एक हर शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इसका कुछ गलत मतलब ना निकले। वो एक यूनिफाइड प्रपोजल मांग रहे हैं। सबसे पहले उनकी तरफ से भी एक कंडीशन है कि एक यूनिफाइड प्रपोजल, मतलब आईआरजीसी कुछ और ना बोले, फॉरेन मिनिस्टर कुछ और ना बोले, स्पीकर पार्लियामेंट ईरान के वो कुछ और ना, यूनिफाइड आप एक जॉइंट रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको किन किन मुद्दों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स उसको डिस्कस करेंगे, मतलब टेक्निकल लेवल की। तो अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज के जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उसमें वार्ता होगी, मुलाकात नहीं होगी। देयर विल बी डिस्कशंस बट देयर विल बी नो मीटिंग्स, ये तो क्लियर हो रहा है जी। और उसमें इस वार्ता में भी अब आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेड था वो दोनों साइड पे नहीं है। ना ईरान उनकी कोई भी बात मानने को तैयार है, ना ट्रंप मुनीर की कोई बात मानने को अब तैयार दिख रहे हैं। डेफिनेटली पीछे बातें हो रही होंगी कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्पररी नाकेबंदी को रोक दो, सिर्फ वार्ता के पीरियड के लिए रोक दो, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। लेकिन अमेरिका इस पे एकदम नहीं तैयार है। और दूसरी तरफ ईरान अपने ही रेड फ्लैग को स्टेप नहीं करना चाहता कि उन्होंने बोला है एक ही कंडीशन है, नाकेबंदी हटाओ तो हम बात करेंगे। तो इस कंडीशन में अभी ये बहुत ही चैलेंजिंग है। दोनों देश करना चाहते हैं, जैसे कि को पैनलिस्ट कह रहे हैं, वो बात करने की और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेटस को बरकरार रहता है, अगर ये इसी तरह से चलता रहता है, तो ईरान को ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और इस वजह से ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं वो बात कर रहे हैं। इस बीच में अगर कोई सडन डेवलपमेंट होता है तेहरान में वहीदी को लेके या उनके पार्लियामेंट के स्पीकर को लेके, तो शायद ये फिर से आगे बात बढ़ सकती है। एज ऑफ नाउ ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएंगे। ये जो उनके एक यूनिफाइड प्रपोजल की बात है, वो अभी तक आईआरजीसी और गवर्नमेंट ऑफ ईरान के बीच में कोई भी ऐसी फाइनल प्रपोजल, इवन विश लिस्ट फॉर्म पे कहीं पाकिस्तान के पास नहीं आई हुई है, जहां तक ओपन सोर्सेज इंफॉर्मेशन है। गीतू बिल्कुल, और ऐसे में ये देखना होगा कि देखिए जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, यहाँ पर दोनों ही देश अगर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो बातचीत का कोई रास्ता निकल भी नहीं रहा है। लेकिन ये है कि बाहर ये खबरें जरूर सामने आ रही है कि अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता है, ईरान भी शांति वार्ता चाहता है, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में माथुर सर देखिए, अगर हालात वाकई ऐसे बने रहे तो इसमें यह भी हमें देखना होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो असर पड़ेगा, खासतौर से महंगाई को लेकर, फ्यूल प्राइसेस को लेकर, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के एक तरह से तोड़ने वाला होगा किसी भी देश की। और इस बीच एक खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से, पहले वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका से बातचीत के बीच ईरानी शासन में मतभेद नजर आया है। ये बड़ी खबर, ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने इस्तीफा दिया है। यूएस से वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से, बड़ी खबर है ये। अमेरिका से बातचीत के बीच ईरानी शासन में मतभेद दिख रहा है। तो ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने इस्तीफा दिया है। यूएस से वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया गया है। तो यूएस से वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा यहां पर दिया जा रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ का इस्तीफा, बड़ी खबर है ये। विकास, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है कि गालिबाफ ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत से बयान उनके चर्चा में रहे हैं अब तक। जी बिल्कुल, देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से हम गेस्ट बात कर रहे थे कि ईरान जो शासन है और आईआरजीसी में एक बहुत बड़ा जो है एक मतभेद है, वो कहीं ना कहीं ऊपर के सामने आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि देखिए लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, आईआरजीसी कुछ और चाहता है और ईरानी जो डिप्लोमेटिक लोग हैं जो ईरान के शासन कर रहे हैं वो कुछ लोग और चाहते हैं। तो वही कहीं ना कहीं ये बात अब जाहिर हो चुकी है कि अब ईरान में दो पैरेलल गवर्नमेंट जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, हालांकि ईरान इसको नहीं मानता था, लेकिन दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है।
वो आपस में कहीं ना कहीं उलझ रही है और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर समझौता नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से लगातार आईआरजीसी जो है बड़ा प्रोवोकेटिव तरह से बयान उसकी तरफ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से जहाज को सीज कर रहे हैं वो लोग, ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार ये अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो किसी तरह से शांति वार्ता होगी नहीं। और ऐसे में इतना बड़ा एक जो जो मेन इसके एक रूट थे इस पूरी शांति वार्ता के, अगर वही इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में अभी और समय लगेगा एक बार फिर से नए तरीके से इसको दोबारा शांति वार्ता को शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अब कौन इसमें मेन कौन सबसे बड़ा लीडर होगा जो इस पे रजामंदी देगा या जो पॉइंट्स पे आके बात करेगा, अब वो देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गलीबाफ एक बहुत बड़ा नाम था और बहुत बड़ा एक ओहदा था राजनीति में ईरान की, उनके इस तरह से, क्योंकि इस तरह से उनके रेजिग्नेशन से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है ईरान के लिए। और अमेरिका ने पहले ये कहा था कि ईरान में अभी जो है रिजीम की लड़ाई चल रही है, वहां पर यही नहीं पता कि कौन उनका लीडर है, वो बातें सामने साफ साफ सच होती दिख रही। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए माथुर सर, ये जो माहौल बनता है ना यहाँ पर, जिस तरह से गालिबाफ इस्तीफा दे रहे हैं, ये मानिए कि सत्ता पक्ष और आईआरजीसी के बीच एक टकराव तो दिखाई दे रहा है, वरना तो तमाम तरह के बयान हमने सुने अभी गालिबाफ की तरफ से भी, किस तरह से वो अपने बयानों को रख रहे थे, कैसे ईरान आगे बढ़ेगा, क्या कुछ रणनीति होगी। लेकिन उनका इस्तीफा वाकई एक बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत अंदेशे इससे लग रहे हैं। जी सही बात है, क्योंकि अब गालिबाफ की बात जब बात आती है, वो वहाँ के मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है वहाँ की ईरान की, उसके वो प्रमुख अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष होने के नाते वो ये कह सकते हैं कि जो भी बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जाके बात कर सकते हैं और उससे पूरे देश की ओपिनियन सामने आती है। पर अब ये आदमी ने रिजाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे एक ऐसी सरकार बने जो डेमोक्रेटिक हो, उसका इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो। या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में वो तो चलेगा, पर उनको किसी आतंकवादी संगठन का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। तो ऐसे में गालिबाफ साहब का रिजाइन करना, ये समझ में आता है कि वहाँ कुछ जो चल रहा है वो स्थिति देश के अंदर डेमोक्रेसी के लिए हित में नहीं है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ऐसा आदमी सामने खड़ा हो जो उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक बनाए। और एक चीज इसमें और है कि यहाँ जो झगड़े दोनों के बीच में चल रहे हैं, इसमें से कुछ जो लाभ लेने वाले दल हैं वो अपने लाभ लेने के चक्कर में सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है वो मॉस्को जा रहा है और कतर जा रहा है। तो मॉस्को और कतर तो एक ऐसे स्टेट्स हैं जो एक अरब कंट्रीज के अंदर सपोर्ट करने के लिए कतर इनको सपोर्ट कर रहा है अरब कंट्रीज से। दूसरा, मॉस्को जो है वो इनका एक बहुत बड़ा खरीदार है। जो ड्रोन्स बनाते थे ईरानी, वो ड्रोन्स खरीदने का अब तो इनकी फैक्ट्री नष्ट कर दी, पर इनके सबसे ज्यादा ड्रोन्स खरीदने वाला रशिया जब ड्रोन खरीदता था तो ये मारता था यूक्रेन पे। तो यूक्रेन में बहुत शांति है कि चलो भाई हमारे अब इनका सपोर्ट हो गई तो हमको शांति मिलेगी, हमारे ड्रोन अटैक नहीं होगा। तो ये सब जो पूरे दुनिया के अंदर वार्ता के लिए रास्ता बंद है, वार्ताकार जो है जो उनके अंदर कौन लोग आएंगे देखना पड़ेगा। जो बीच में जो वार्ता करवा रहा है वो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो गड़बड़ियां हैं उसके जो से आएगी वो आएगी जी। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए जिस तरह से ये अंदर अगर गतिरोध मतभेद दिखाई दे रहे हैं, तो ये मानिए कि आईआरजीसी और ईरानी शासन के बीच अगर खटपट है, क्योंकि कहीं ना कहीं झुकने को यहाँ पर एक तरह से सेना तैयार नहीं दिखाई दे रही है। शासन तो जरूर चाहता होगा कि लोगों के लिए कुछ बेहतर हो जाए मनोज जी, और ये सोच भी होती है जब सरकार की तरफ से बयान आते हैं तो तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखा जाता है, आम नागरिकों को लेकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सेना में शायद ये सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं, उसमें हार और जीत मुख्य तौर पर देखी जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईरान के लिए बहुत ही सेटबैक है अगर ये स्पीकर वहाँ के अगर इस्तीफा दिए हैं तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ के लीडरशिप में डिफरेंसेस हो और आगे हो, ताकि एक अमेरिका को और बोलने का मौका एक मिल जाएगा कि वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है और मुझे अटैक करने का राइट मिलना चाहिए वो ईरान पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के मैसेज जो है वो ईरान को, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमज़ोर करेगा अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि अभी ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर बहुत चल रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में, खास करके ईरान और अमेरिका के संदर्भ में बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन आते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान का एक जो विदेश मंत्री का यात्रा है पाकिस्तान में भी और रशिया में भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइड बाय साइड वो अपना सैनिक इक्विपमेंट्स को भी वो स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका कब हमला कर दे ईरान पे। इसको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल से भी बातचीत हो रही होगी और ये जिस तरह से ओपन
टॉक जो ईरान जो रशिया से कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज देने के लिए भी है वर्ल्ड को, खास करके अमेरिका को, कि हम जो है, जो पावर है, रशिया है चाहे चाइना है, उसके साथ बिल्कुल, ये कहा जा सकता है मनोज जी कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए अगर अमेरिका हमारी तरफ बढ़ता है और युद्ध की स्थिति बनती है तो ईरान तैयार है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जिस तरह से गालिबाफ ने इस्तीफा दिया है तो उस सेंटिमेंट को तो साइड में रख दिया गया है कि आम जनता के लिए सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे देश के बारे में, हार और जीत के बारे में। इस बीच एक बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, ईरान यूएस में अगले दौर की बातचीत पर फैसला नहीं। तो ईरानी मीडिया ये खबर दे रहा है कि अगले दौर की वार्ता पर कुछ भी साफ नहीं है। ईरान और यूएस में अगले दौर की बातचीत पर कोई फैसला अभी नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में बड़ी खबर है इसी बात को और पुख्ता करते हुए कि शांति वार्ता होगी या नहीं होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। अगले दौर की वार्ता पर कुछ भी साफ नहीं है, ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि ईरान और यूएस को लेकर जो चर्चा चल रही थी, बातचीत होगी, मध्यस्थता पाकिस्तान करेगा, लेकिन अब इस बातचीत को लेकर ईरानी मीडिया पुख्ता तौर पर इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर अगले दौर की वार्ता पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये खबरें तो पहले ही आ गई थी शायद सर, लेकिन ऐसे में ईरानी मीडिया अगर इस पर और एक तरह से मोहर लगा रहा है तो ये मानिए कि वार्ता पर साफ नहीं है तो होगा ही नहीं है, जाहिर सी बात है। अभी फिलहाल ऐसा लग भी नहीं रहा है। गालिबाफ का इस्तीफा अभी बता रहा है कि अब IRGC ज्यादा बड़ी तैयारी कर रही है या फिर ज्यादा बड़े तरीके से हावी होता हुआ ईरानी सरकार पर IRGC दिख रहा है। जी, तो इसको ऐसे समझे आपके दर्शकों के लिए भी कि अभी ईरान में हो कैसे रहा है, हाउ आर थिंग फंक्शनिंग। तो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल के फंक्शनरीज हैं, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी एंड उसके अंदर में एक टीम जो कि डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते थे, ना कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को, वो अपना काम कर रहे होंगे। स्टाफ काम होता है कि एक 60-70 लोगों की टीम बनाई कि अमेरिका से कौन बातें करेगा, फिर उस टीम का एक हेड बनाया जिसमें गालिबाफ का नाम ऊपर था। लेकिन इसको किसने अप्रूव किया? ये जो फाइनल टीम बनी थी और ये जो डिसीजन हुआ था कि जेडी वांग से बात करने के लिए गालिबाफ विल बी द चीफ नेगोशिएटर या हेड ऑफ द टीम, ये बातें आज तक मीडिया ने या ईरानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने नहीं बताई कि इस फाइनल लिस्ट को ओके किसने किया था। प्रेसिडेंट ने किया था, क्योंकि ईरान की IRGC के पास इस समय कोई ऐसा चीफ है नहीं, क्योंकि वाहिदी उसके बाद पिक्चर में आए। तो इस वजह से वहां पे एक थिएटर ऑफ कैओस बोल सकते हैं आप। और उसमें गीतू ये जो रेजिग्नेशन जिसकी आप बात कर रहे हो, इसके काउंटर्स आने शुरू हो गए हैं कि नहीं ये गलत बात है, ऐसी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है ईरान में, हम सब एक हैं। लेकिन अगर ये सत्य है कि गालिबाफ ने रिजाइन किया है नेगोशिएटिंग टीम की तरफ से, टॉप टीम का हम हेडिंग नहीं कर, तो ये बहुत मेजर, ये पहला क्रैक, ऑफिशियल क्रैक इन ईरान दिख रहा है। अभी तक हमने देखा अमेरिका में। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, लेकिन यहाँ पर शायद सर ये माना जाएगा ना कि कुछ मतभेद रहे होंगे, क्या पता कुछ बातों पर झुकने को तैयार हो सरकार, लेकिन सेना चाहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, फर्म डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसपे इतना मैच्योर्ड, ये इस समय का गवर्नमेंट साइड से सबसे पावरफुल आदमी था इनका जो स्पीकर है, जिसको अब्बासी साहब ने भी मान लिया था। और प्रेसिडेंट तो आजकल पिछले कुछ दिनों से शायद वो मुस्तफा खुमैनी के मेडिकल स्टेटस को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इनका इस्तीफा किसको दिया? प्रेसिडेंट को दिया, या उसमें कुछ फ्लैगिंग किया है कि किन मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहते, या क्या उनको ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि जेडी वांस के नहीं आने पे भी आप विटकॉफ से बात कर लो या कुशनर से बात कर लो? कुछ ना कुछ बहुत मेजर डिफरेंस होगा। ये हमें आज वेट करना पड़ेगा। ये एकदम फ्रेश न्यूज है, बट दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। ईरान के अंदर क्रैक्स का ग्लोबली दिखना, ये बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट होगा वहां की इंटरनल सत्ता के कमांड एंड कंट्रोल के लिए, IRGC से सरकार के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए जो समझ होनी चाहिए थी ईरान की कि हर रोज जब ये लॉक लगा हुआ है हॉर्मुज पे, उनका बहुत मेजर लॉस हो रहा है, तो इसके लिए उनको बात तो करनी पड़ेगी और IRGC इसके लिए नहीं मान रहा होगा, इसलिए ये इन्होंने रिजाइन किया होगा। जी गीतो। बिल्कुल, लेकिन सर आगे फिर क्या कुछ सिचुएशन बनती है? अब सवाल वहीं पर आता है घूम फिर के, और अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो प्रभाव तो सभी पर पड़ रहा है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं आखिर अमेरिका और ईरान के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है? क्या नतीजा निकल सकता है और पूरे विश्व को ये जो इस वक्त अर्थव्यवस्था सबकी चरमराई हुई है उससे उबारा जा सकता है? एक तो एनर्जी प्राइसेस के लिए लेकर कल EU ने एक मेजर मीटिंग की है अरब स्टेट्स के साथ। तो हम जो बातें कर रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है, और एज ऑफ नाउ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वर्ल्ड ऑर्डर, देयर इज नो ऑर्डर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, एज ऑफ नाउ बहुत ही क्योटिक है। लेकिन इस मीटिंग को भी
कल पीट हेग्सेथ ने अपने 5:30 IST पे जो ब्रीफिंग करी थी, उसको बहुत ही फाउल माउथिंग करी, उसके बारे में बहुत ही अनबिकमिंग बातें बोली कि इसका कोई मतलब नहीं है, वो कोई साथ देने वाले लोग नहीं, उनको समझ नहीं उनकी एनर्जी क्राइसिस। लेकिन ये मीटिंग मेजर थी रिगार्डिंग हॉर्मुज से कैसे सेफ पैसेज बनाया जाए और यूरोप का एनर्जी सप्लाई गल्फ के साथ कैसे रीअलाइन किया जाए। ये बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में। इस वजह से भी अमेरिका को इस समय बहुत जरूरी होगा कि वो कुछ ना कुछ फर्दर एक टेम्पररी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करें, CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि IRGC या ईरानियन गवर्नमेंट वार्ता करने के लिए और अपने यूनिफाइड प्रपोजल को लाने के लिए तैयार हो। जी गीतू जी बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर, इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं उपराष्ट्रपति JD वैंस। ये बड़ी खबर आ रही है, शांति वार्ता में शामिल होने की योजना नहीं है, वार्ता आगे बढ़ाने पर जा सकते हैं वैंस। तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर ये बयान भी सामने आ चुका है, ये बात भी सामने आ चुकी है कि इस्लामाबाद अब उपराष्ट्रपति JD वैंस नहीं जा रहे हैं, शांति वार्ता में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, वार्ता आगे बढ़ाने पर जा सकते हैं वैंस। यानी कि अगर वार्ता लग रही है, कुछ आगे बढ़ रही है, कुछ पॉजिटिव तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है JD वैंस जाएं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। शांति वार्ता अगर आगे बढ़ेगी, ऐसी कोई वार्ता होती है जिसमें लगता है कि कुछ भी यहाँ पर अच्छा और बेहतर हो सकता है, तभी वो जाएंगे। तो ये बड़ा बयान है JD वैंस की तरफ से कि वो अभी फिलहाल इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। मनोज जी, कैसे मायने निकाले जाएं? शांति वार्ता तो लग रहा है कि बहुत ही मुश्किलों में अटकी हुई है और JD वैंस ने भी मना कर दिया, क्योंकि पहले उनकी खबरें आ रही थी कि वो जाएंगे इस्लामाबाद। इससे जो है वो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उन्होंने वहाँ पे दूत भेजा है और ईरान के विदेश मंत्री जो वो पाकिस्तान जा रहे हैं, इससे कुछ पॉजिटिव निकलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है अभी भी अपना स्टैंड पे वो कायम है और वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ईरान जो है अभी अपर हैंड पे है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्यों झुकेगा, और जिस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पे लगाया हुआ है और उनके पैसा को भी जो है जब्त कर लिया गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ईरान अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक एक पॉजिटिव मैसेज ना आए ईरान से, तो मुझे लग रहा है कि JD वैंस को पाकिस्तान नहीं आएंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीक भी जो है हम लोग ये मैसेज सुन रहे थे अमेरिका की साइड से कि बस JD वैंस पाकिस्तान जाने वाले हैं और अब जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब अमेरिका को लगा कि कुछ कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा है और ईरान जो एडामेंट है अपने डिमांड पे, तो उनका जो है यात्रा जो है कैंसिल हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है हम लोग एक पॉजिटिव हालांकि सिग्नल देख रहे हैं। और जिस तरह से ईरान ऑलरेडी पहुंच चुका है, ईरान के विदेश मंत्री ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुका है, उसके बाद ही हम लोग इंफॉर्मेशन अमेरिका के साइड से आ रहा है कि वहाँ से जो है दूत को भेजा जा रहा है और वो सैटरडे आज वो लगता है वो पहुंच जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गालिबाफ का जो रेजिग्नेशन जो मैसेज आ रहा है, ये बहुत ही ईरान के सीनियर लीडर है और वहाँ पे 3 या 4 बार शायद वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और वो हालांकि वो जीत नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड के समुदाय के लिए भी एक पॉजिटिव था, जिस तरह से वो एक इनिशिएटिव लिया था टॉक के लिए। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक में हम लोगों ने देखा कि बखूबी उन्होंने पॉजिटिव संदेश भी दिया था। और लेकिन इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर आता है तो हालांकि अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान में जो है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें एक डिफरेंसेस आए, ताकि वहाँ पे जो है एक ईरान को जो है एक्सपोज किया जा सके। और जिस तरह से जितना कमजोर पॉलिटिकल लीडरशिप होगा, जिस तरह से हालात बने हुए, शांति वार्ता तो कम से कम अटकी हुई लग रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान से वार्ता पर ट्रंप का बयान सामने आ गया है। तेहरान बातचीत करना चाहता है, ये ट्रंप कह रहे हैं। देखना है कि क्या समझौता होता है। ईरान US की मांगों वाला प्रस्ताव लाएगा। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप की तरफ से बयान आ गया है कि यहाँ पर तेहरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन देखना यह है कि क्या समझौता होता है। ईरान US की मांगों वाला प्रस्ताव लाएगा। तो ये जो बयान है ट्रंप का, अपने आप में बहुत कुछ कह भी रहा है और कुछ संदेश भी ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि तेहरान बातचीत करना चाहता है, समझौता लेकिन क्या होता है ये देखना होगा, और ईरान US की मांगों वाला प्रस्ताव लाएगा। साहिल सर, बहुत ही नपे तुले शब्दों में ट्रंप बयान दे रहे हैं। तेहरान को एक तरह से कह रहे हैं कि बातचीत करना चाहता है तेहरान,
यानी कि एक जो गैप था सत्ता पक्ष और सेना के बीच, शायद उसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप यहाँ पर, क्या कहेंगे? तो ये जो टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, यूनिफाइड प्रपोजल का सिर्फ यही मतलब है कि वहां की सेना और वहां की सरकार आपस में बैठ के बातें करके यूनिफाइड प्रपोजल एक आपस में एका स्थापित करे, तब बात हो सकती है आगे। हालांकि एट द सेम टाइम ये जानना याद रखना बहुत जरूरी है कि वही ट्रंप है कि अभी 10-15 दिन पहले कह रहे थे कि ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार हो गया है, यूरेनियम हम ले लेंगे। फिर बोला कि हम न्यूक्लियर डस्ट हम और ईरान मिलकर अंदर से निकालेंगे। वो जो उन्होंने जून में अटैक किया था मिडनाइट हैमर में बॉम्बार्डमेंट करके, और वो अंदर रबल्स हैं और रबल्स में से न्यूक्लियर डस्ट, उनके कहने का मतलब उनकी समझ बहुत लिमिटेड लगती है मुझे। ये सेंट्रीफ्यूज वगैरह जो रखे होंगे जिसपे एंटी बॉम्ब होते हैं, वो उन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो अंदर अगर धंसे भी हुए हैं तो उनको चुपचाप निकाला जा सकता है विद सम कॉशन। तो ये इनके ये कहने से कि ईरान ये करना चाहता, ईरान ही हैज नोबडी टू टॉक, वो खुद ही कह रहे थे कि ईरान में किससे बात करें, वी डोंट नो होम टू टॉक टू। उसके 15 दिन पहले बोला था कि हमारी किसी बहुत सीनियर लेवल पे बात हुई है लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा जी। तो ही इज जस्ट स्पीकिंग व्हाट ही वांट्स। उसके पीछे कुछ ईरान से इंफॉर्मेशन आई है या मुनीर ने कुछ बात करके उनको बताया है, आई रियली वंडर, क्योंकि अगर वो होता तो वो अच्छा साहिल सर, एक चीज और है यहाँ पर, ये देखिए ये जो खबर आई गालिबाफ के इस्तीफे की, और ऐसा लगा अमेरिका को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो ये जो एक शक की सुई है या इस शक को और गहरा करने की कोशिश ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। अगर वो इस बात को बाहर निकालते हैं कि देखिए सत्ता पक्ष तो चाहता है लेकिन आईआरजीसी तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एक बीच में जो खाई है सत्ता पक्ष और आईआरजीसी के बीच में वो बढ़ जाएगी, और ये संदेह पैदा कर रहे हैं ट्रंप यहाँ पर। बिल्कुल, ये उनका एक बहुत मेजर प्लस पॉइंट होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आज जैसे ही दिन गुजरता है तो हमें ये मैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस्तीफा बहुत मेजर है। और उस वक्त है जब अब्बास इज इन इस्लामाबाद, तो वहां पे कोई बचा नहीं है, प्रेसिडेंट इज नॉन फंक्शनल। आईआरजीसी में किससे क्या बात करके ऐसे वक्त पे इस्तीफा क्यों दिया जब उसका अपना एक इंसान जो उसका नंबर 2 था उस टीम में, वो इस्लामाबाद में गया हुआ है। उसने क्या कुछ वापस फोन करके उन्हें बताया है कि मुनीर ने अमेरिका की तरफ से कोई डिमांड रखी है, कुछ ऐसा कन्वे किया गया हो इस्लामाबाद से टू तेहरान टू गालिबाफ कि ये एक एडिशनल पॉइंट कंसिडर करना है जो उसको नॉट एक्सेप्टेबल, या उसने फिर आईआरजीसी वहीदी से बात की, उस पर कुछ डिफरेंस हुआ, ये बहुत मेजर है। इसको अमेरिका बहुत एक्सप्लॉइट करेगा और वो तुरंत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये बताएगा कि देखो ईरान क्रैक कर रहा है, ताकि ईरान में कोई भी ऐसी अगर टीम है जो वापस कंट्रोल लेना चाहती है उसको ये मौके का फायदा उठाने का चांस मिले। जी बिल्कुल। और ये बड़ा फैसला वार्ता से पहले, वार्ता तो हालांकि हो रही नहीं है लेकिन इसे विजिट कह लीजिए माथुर जी, लेकिन इस दौरे से पहले बड़ा फैसला गालिबाफ का जाना और उसके बाद ट्रंप का ये बयान, यानी तुरंत एक तरह से वार कर दिया है ट्रंप ने, मौका मिलते ही उन्होंने अपना ये खेल खेल दिया है। जी, इसमें एक अच्छी बात ये हो रही है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट और दिया कि हम लोग एटम बम का यूज नहीं करेंगे, हम ईरान पे एटम बॉम्बिंग नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इस पूरी वार्ता के अंदर युद्ध थोड़ा रुका है, ये रुका है, अच्छी बात है, ये एक अच्छा पक्ष है। शांति वार्ता होती और अच्छी बात होती, पर इसके अंदर जैसे गालिबाफ साहब का त्याग पत्र हो गया, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति वहां से आए या क्या होता है, अग्रेसिव वहां से तरफ से उनकी तरफ से आए, जो भी होगा आगे देखते हैं। पर ये है कि सबसे बड़ी बात है कि युद्ध रुका है और जो युद्ध के जो घातक परिणाम वो भी रुक रहे हैं। और एक बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि मैं एटम बम का यूज नहीं करूंगा, तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। कोई भी देश एटम बम का यूज ना करे तो इससे क्या होता है कि वो आम नागरिक मरता है और बरसों तक मरता है, तो कई सालों तक, कहते हैं 500-500 साल तक भी उसके असर खत्म नहीं होते। बात सही है। अभी जो जापान पे जो अमेरिका ने बॉम्बिंग की उसके असर आज भी वहां दिखाई देते हैं। तो 45 साल के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा, 50 साल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हम देखने वाली चीज है कि ये हर जो स्थितियां बन रही है दुनिया के अंदर, उसके अंदर कोई समाधान निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कि ट्रंप एक दबाव बना रहे हैं, ये बात सही है। और ट्रंप की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो मुंह से ज्यादा बात होती है। अब युद्ध बंद हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको खत्म करना भी जरूरी था। और अब जो इसमें बाकी जो अंदर के खेल हैं कि ईरान का तेल है, जैसे भारत ने ईरान को एक प्रस्ताव दिया है कि आपके पास जो तेल है हमें आप अपने उसी भाव में दे दें जो भाव में आप दुनिया में बेच रहे हैं, जबकि हम आपको इसके वजह दूसरी चीज भी देंगे, पर हम इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे, हम तेल लेंगे और उतना ही पैसा आपको दे देंगे। तो ये हाँ, भारत ने तेल खरीदने की बात कर दी। अब ऐसा कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में भारत उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में भारत की भूमिका एक शांति समझौता कराने में एक महत्वपूर्ण देश की हो सकती है। अब इसको अमेरिका क्या रुख अपनाता है, पाकिस्तान इसमें कहाँ का बीच में गड़बड़ करता है, ये देखने की बात बनेगी। जी
बिल्कुल। और मनोज जी देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, फिलहाल तो नहीं लग रहा कोई शांति वार्ता होगी। हालांकि उम्मीदें जरूर है विश्व को कि शांति वार्ता हो जाए तो कम से कम ये जो एक तरह से खतरा मंडरा रहा है युद्ध का वो खत्म हो। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपसे सवाल। सऊदी मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है, रविवार को हो सकती है शांति वार्ता। तो ईरान यूएस के बीच शांति वार्ता हो सकती है, सीधी चर्चा हो सकती है, इस तरह की जानकारी सऊदी मीडिया के हवाले से। तो रविवार को ये शांति वार्ता हो सकती है, ईरान यूएस के बीच हो सकती है सीधी वार्ता, यानी सीधी बातचीत हो सकती है ईरान और यूएस के बीच। ये दावा किया जा रहा है सऊदी मीडिया की तरफ से। और ऐसे मनोज जी, आपको लगता है वाकई संभव हो पाएगा, जहां पर हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान दोनों ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें उनके सामने आ रही है, जिससे लग रहा है कि अभी फेस टू फेस या सीधी वार्ता तो कम से कम नहीं होगी, लेकिन सऊदी मीडिया ये कह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रविवार को अगर वार्ता होती है तो कौन हेड करेंगे अमेरिका के साइड से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडी वेंस अगर आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव वो हो सकता है इस वार्ता के लिए, क्योंकि हेड को रहना बहुत, जो भी लीड करेंगे उनको रहना बहुत ज़रूरी है कि वार्ता को जो है एक कंक्लूजन की ओर हम ला सकें, या थर्ड राउंड जो इसके बाद जो टॉक होगा उसके लिए प्रोग्रेस हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक ईरान का भी एक कहना है, शुरू से ही कहना है कि अगर आप वार्ता करते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल बनाइए। वाक युद्ध जो आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान को एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ईरान का मिसाइल ख़त्म हो गया, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रम्प का डेली जो है डिफरेंट स्टेटमेंट आते रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के सेकेंड टेन्योर के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी होते थे, उनका अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आता था तो उसका बहुत ही मायने रखता था। लेकिन ट्रम्प का जो सेकेंड टेन्योर हुआ है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट का जो है कोई उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एक के बाद एक वो देते रहते हैं। अब इसी वार्ता में हम लोग देखते हैं कि ट्रम्प का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि ईरान तैयार है वार्ता के लिए। वहीं जो है ईरान बोला है कि बस मैं तो, ईरान के विदेश मंत्री जो है 3 देश के यात्रा पे हैं, पाकिस्तान है, रशिया है। बिल्कुल, अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह के मायने, और फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन शांति वार्ता पर यूएस युद्ध मंत्री का बयान आ गया है। ये बड़ी खबर, ईरान के पास समझौते का मौका है, हेक्सत ये कह रहे हैं। हॉर्मुज़ में हमारी नाकेबंदी जारी है, और हेक्सत की तरफ से बड़ा बयान ये माना जा रहा है कि शांति वार्ता को लेकर ईरान के पास समझौते का मौका हम दे रहे हैं। हॉर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी जारी है, यानी हॉर्मुज़ को लेकर भी हेक्सत ये कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल है वहां पर। और ये माना जाए कि ईरान के पास किस तरह के समझौते की बात हेक्सत कर रहे हैं साइसर, ये समझना बहुत जरूरी है। बयान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या मौका है ये समझौते का? उनका कल का ये स्टेटमेंट परसों के साथ अगर आप साथ में देखेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट है कि उन्होंने बोला है ईरान टू चूज वाइजली, क्योंकि इस समय मेक या ब्रेक पॉइंट पे अमेरिका ईरान को दिखाना चाह रहा है कि मेक या ब्रेक पॉइंट है, या तो वार्ता करो और नहीं तो अगला लेवल की जिस तरह की तैयारी उन्होंने कर रखी है, जिस तरह का आईडीएफ का स्टेटमेंट आ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, सेकेंड राउंड की अगर वॉर हुई तो पहले ही कुछ दिनों में ईरान को वाकई बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ये वर्ड कल यूज किया है कि दे हैव टू चूज वाइजली, और वार्ता के लिए किसी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन ईरान में अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आपने कवर करी, वो एक बहुत ही कैच 22 सिचुएशन में जेडी वैंस को ले जाएगी, क्योंकि वैंस को अभी तक प्रिंसिपल माना जा रहा था इस पूरी टीम का हेड, और उनके इक्वल ईरान की तरफ से स्पीकर थे। अगर स्पीकर चले गए, नाउ जेडी वैंस कैन नॉट कम, वो अब्बास से साथ बात करने नहीं आ सकते, एक प्रोटोकॉल का इशू भी होता है। तो ये एक नया चैलेंज है जिसको आज हमें मैप करना पड़ेगा। गीतू, तो यानी कि माना जाए कि अभी शांति वार्ता तो नहीं होने वाली, यहाँ दौरे जरूर हो सकते हैं, माहौल जरूर बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें जो सऊदी मीडिया है उसका रोल देखिए कि सर किस तरीके से यहाँ पर एक तरह से एक अच्छा संदेश देने की कोशिश, पता है कुछ नहीं हो रहा लेकिन फिर भी एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। कंस्ट्रक्टिव रोल है, क्योंकि सऊदी भी इसमें इंपैक्टेड हो रहा है। अब धीरे धीरे जितने वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको ये पता चल रहा है कि हॉर्मुज़ के बंद होने से उनकी भी कमर धीरे धीरे टूटेगी। उनका भी एक ही रेवेन्यू होता था, ऑयल, और दूसरा टूरिज्म होता था। इस साउथ की जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो दोनों एकदम रुका पड़ा है। तो हमारा फोकस तो ईरान की तरफ है, लेकिन रियलिटी है कि अमेरिका इनको हार्डवेयर तो दे रहा है अपने फ्रेंड्स को, लेकिन उनको पैसे तो नहीं दे रहा। उनके भी ऑयल को तो रोका हुआ है। तो कहीं ना कहीं दे आर आल्सो फीलिंग द हीट। इस वजह से सऊदी की तरफ से एक सीबीएम, एक यूएई की तरफ से कोई स्टेटमेंट परसों आई थी। ये सारे कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से बात हो जाए और किसी तरह से ये जो नाकेबंदी है इसको रोक दिया जाए, लेकिन वो सीधे खुल के अमेरिका को नहीं बोल पा रहे।
हालांकि ये एक्सप्रेशन उन्होंने कल ईयू की मीटिंग में अरब कंट्रीज ने दिया था कि चलिए हम जॉइंटली हॉर्मुज को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसको पीट हेग्सेथ ने 5:30 बजे वाली ब्रीफिंग में हंसी में उड़ा दिया, रादर मजाक में उड़ा दिया था। तो इस पे जब वो ईयू का प्रपोजल आ जाएगा विद अरब नेशंस और इंडिया भी उसमें शामिल है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, तब शायद हॉर्मुज को एक दूसरे ट्रैक पे खोलने की कोशिश की जाएगी, जिससे शांति वार्ता भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सकती है। ये सब लिंक्ड है गीतू। बिल्कुल, यानी फेस टू फेस ईरान और अमेरिका शांति वार्ता करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हुए बाकी देश अगर इंटरवीन करते हैं और किस तरीके से इस शांति वार्ता को सही दिशा में ले जाते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।